ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ये बहुत बड़ा सा सरफेस है। इसको पूरा इकट्ठा ना कंसिडर करते हुए हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसिडर किया। वो जो एरिया एलिमेंट है उसका एरिया, वो छोटा सा एरिया ds बुलाएंगे, और ये उसकी नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर की डायरेक्शन है। ठीक है, हमें देख के समझ में आ रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इस सरफेस एलिमेंट को, एरिया एलिमेंट को परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर तो इस डायरेक्शन में जा रहा है और लाइन अगले दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। ये एक चीज़ और देखने में आ रही है कि वेक्टर ई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वेक्टर होती है, सो वेक्टर ई और ये जो नॉर्मल है ना, इस एरिया एलिमेंट का, उन दोनों के बीच में एंगल बनता है थीटा। ओके, सो अगर आपसे कहा जाए कि आपको ई का वो कंपोनेंट चाहिए, ठीक है, जो इस नॉर्मल की डायरेक्शन में जाता है। +1 का याद करिए, बहुत बार हम +1 में कर चुके हैं कि अगर एक वेक्टर है, वेक्टर अगर किसी लाइन के साथ थीटा एंगल बनाता है, ठीक है, तो मान लो ये वेक्टर है f, ठीक है, वो इस लाइन के साथ अगर एंगल बना रहा है थीटा, तो जिस लाइन के साथ वो एंगल बना रहा है उस लाइन पर वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट आएगा। अगर आपके दिमाग में आ गई है बात, देन वेरी गुड। कौन सा कंपोनेंट आएगा? कॉस थीटा। तो यानी f कॉस थीटा इस डायरेक्शन में जाएगा। यही चीज़ आप यहाँ पर अगर अप्लाई करें तो वेक्टर e वेक्टर n के साथ एंगल बना रहा है थीटा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वो वाली चाहिए जो इस एरिया एलिमेंट को परपेंडिकुलर है, यानी n की डायरेक्शन में जा रही है। तो इसका मतलब आपको E का वो कंपोनेंट चाहिए जो n की डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसीलिए नाम क्या आएगा? E cos थीटा। यानी इस एरिया एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड E नहीं है, बल्कि इस एरिया एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी कंसिडर करोगे? E cos थीटा। यहाँ तक समझ में अगर आ गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं और अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन समझते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग नॉर्मली परपेंडिकुलर थ्रू दैट एरिया। तो अगर आपने ये एरिया एलिमेंट लिया तो E है उसकी नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की E cos थीटा है, बिल्कुल E cos थीटा। ठीक है, तो फॉर्मूला जो बनेगा, अब यहाँ आपने देखा होगा मैंने डी फाई लिखा है, दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों डी फाई। देखिए, आप जब इस छोटे से एरिया एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हो, आप उसको ds बुला रहे हो, तो इसका जो फ्लक्स बनेगा वो भी तो छोटा सा ही बनेगा, इसीलिए छोटा सा फ्लक्स। ठीक है, तो वो फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली टू ds मल्टीप्लाइड बाय द एरिया इटसेल्फ। एरिया कितना है? ds। यानी अगर आप इसको फॉर्मूले के हिसाब से लिखें तो ये फॉर्मूला बनना चाहिए, ये वाला देखिए, डी फाई छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E cos थीटा, परपेंडिकुलर जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, मल्टीप्लाई जिस एरिया से वो परपेंडिकुलर जा रही है, कितने एरिया से परपेंडिकुलर जा रही है? ds से। तो ये बन जाता है E ds cos थीटा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब अगर मेरे को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी ही टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, सॉरी नॉट फील्ड, फ्लक्स, यानी कि पूरे सरफेस पर निकालना था। इस छोटे पर तो खाली एक्सपेरिमेंट किया था ना, अब इस पूरे पर निकालना है। तो जो आंसर इस पर निकला है उसको इस पूरे सरफेस पर जनरलाइज करना है। और +1 में आपने पढ़ा है जनरलाइज या पूरा इक्वल करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, अब आप इस इंटीग्रेशन के साइन को अगर ध्यान से देखें तो मैंने ये एक सर्कल छोटा सा और लगाया है।
ठीक है बेटा जी, इसे बहुत ज़रूरी है ये क्यों ज़रूरी है, ये बताता है कि जो आपका सरफेस है एस वो क्लोज्ड है। कैसा है? क्लोज्ड। ठीक है, इसको समझाने का मेरे को हमेशा एक बहुत ही सिंपल सा समझ में आता है। एक तरफ लो एक ऐसा चौक का डिब्बा जो पूरी तरह से बंद है, ठीक है, और दूसरी तरफ लो, और उसको हम ए बुलाएंगे जो बंद है। जो बी है वो चौक का डिब्बा जिसका ऊपर का हिस्सा हमने काट दिया है, ठीक है। तो क्लोज्ड सरफेस कौन सा होगा, समझ आ रहा है? जो पूरी तरह से बंद है, ए वाला पार्ट, वो हो जाएगा क्लोज्ड। सो अगर आप एक बॉल लेते हो, वो पूरा का पूरा बॉल अगर आप लेते हो तो वो क्लोज्ड है, लेकिन अगर आप उसमें एक छोटा सा हिस्सा काट देते हो तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो क्लोज्ड नहीं रहेगा, वो कैसा हो जाएगा, ओपन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये क्लोज्ड सरफेस लेना है, इसीलिए ये दिखाया है। सो इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज्ड सरफेस S। ठीक है, सो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, वो जो छोटा सा ds पर निकाला था, अब उसको पूरे सरफेस पर लगाना है, लेकिन वो सरफेस कैसा है, क्लोज्ड है, इसीलिए आ जाएगा इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज्ड सरफेस S, किसका, ऑफ d फाई। ठीक है, ऊपर से d फाई की वैल्यू अगर आप देखो तो d फाई की वैल्यू आती है e cos थीटा ds, दिख रही है, तो वहाँ डी फाई के बदले आप ये लिख दोगे। अब देखो कमाल की बात, आप देखो ये लिखते ही मेरे को दिमाग में एक एक्सप्रेशन और याद आता है। मेरे को याद आता है मैंने कुछ ऐसा पढ़ा है, ए बी कॉस थीटा, कुछ कुछ ऐसा मैंने पढ़ा हुआ है। क्या चीज़ में पढ़ा है ये मुझे याद आता है। ये तो अच्छा मेरा कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, याद आ रहा है। ए एक वेक्टर है, बी एक और वेक्टर है, और इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर हम निकालें तो आता है आंसर मैग्नीट्यूड एक का, मैग्नीट्यूड दूसरे का, और उन दोनों के बीच के एंगल का कॉस, है ना। क्या यहाँ तुम्हें दो वेक्टर्स दिख रहे हैं? बिल्कुल, वेक्टर ई, वेक्टर ds। अब समझ आ रहा है कि एरिया को वेक्टर का रूप देना ज़रूरी क्यों था, क्योंकि ये हमें वेक्टर ही चाहिए था, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। देखो आप अपना डायग्राम दोबारा चेक करो, ई की डायरेक्शन ये है, ds इस डायरेक्शन पे जाता है। क्यों ds इस डायरेक्शन पे जाता है, मैंने आपको अभी बताया था सुबेरे कि ds नॉर्मल की डायरेक्शन में जाएगा। ये देखो वेक्टर ds का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्मल की तरफ होता है। सो ds इस डायरेक्शन पे जा रहा है, ठीक है, और इसीलिए दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो ये बन जाएगा e, वेक्टर e डॉट वेक्टर ds। ये फॉर्मूला डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है, वेरी इंपॉर्टेंट।